नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में आज सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स की घोषणा कर दी है और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। सब राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अपने तरीके से सबको तैयार रहने के लिए और वोट करने के लिए अपील की है। बाकायदा ट्वीट करके सब लोगों को टैग किया और सबको इस बात के लिए अपील की है। विपक्ष को भी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी लोगों को, और खासतौर से फिल्म के जो आर्टिस्ट हैं और फिल्मी दुनिया के जो कलाकार हैं उनको भी यह कहा है कि अब आप लोगों को मोटिवेट किए। इस खबर में आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास, भले ही कैसा हो लेकिन सबको साथ लेकर वोट करने की अपील जरूर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर देशवासियों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने ब्लॉग लिखकर देश के प्रभावशाली लोगों, राजनीति, उद्योग, खेल और फिल्म जगत की हस्तियों से मतदान करने और दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी और सहयोगी दलों के नेताओं से अपील की, बल्कि राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू समेत अपने धुर विरोधी पार्टी के नेताओं से भी ज्यादा मतदान के लिए औरों को प्रेरित करने का अनुरोध किया। बुधवार सुबह 31 ट्वीट करके पीएम मोदी ने लिखा, आइए एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना गर्व की बात हो। सब लोग इसको लेकर उत्साहित हो। विशेषकर पहली बार वोट डालने वालों के लिए तो ये लोकतंत्र का उत्सव ही बन जाए। खास बात ये है कि पीएम मोदी ने नामचीन हस्तियों को रोचक अंदाज में टैग करते हुए उनसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाने की अपील की है। पीएम ने लोकतंत्र के महापर्व की सफलता के लिए चरण से 4 अनुरोध किए। आपको दिखाते हैं पीएम ने क्या अपील की। पीएम मोदी के 4 अनुरोध। आज ही रजिस्टर करें। अपने नाम की जांच मतदाता सूची में अच्छे से कर लें। अपने कार्यक्रम सोच समझकर तय करें। दूसरों को भी प्रेरित करें। पीएम मोदी ने कई बड़े नेताओं के नामचीन हस्तियों को टैग करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन से अपील करता हूं कि लोकसभा चुनावों में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। मतदान के लिए बड़ी संख्या का आना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस अपील पर तंज कसा। अखिलेश ने लिखा, दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी भी महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। विपक्ष जहां सीटों के गणित में उलझा है, तो वहीं पीएम बड़े नेताओं और कलाकारों को ट्वीट कर वोट देने की अपील कर रहे हैं और लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पीएम के इस अपील का वोटर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं की संख्या पिछली बार से ज्यादा रहती है या फिर नहीं। यहाँ बात हो रही थी लोकसभा चुनाव की और चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो भला ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कैसे नहीं करेंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूछा है अजहर मसूद को कौन छोड़कर आया था। उसके अलावा उन्होंने नौकरियों के नाम पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और रणदीप ने कहा है कि देश के पहले पीएम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सबसे ज्यादा नौकरियां खोई हैं, गंवाई हैं नौजवानों की। इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर कितना पीक पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और कई मुद्दों को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। आतंकी मसूद अजहर को जी कहने पर हर कोई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बयानबाजी कर रहा है।
वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर आज कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई देते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। मोदी सरकार इस देश में बेरोजगारी का पर्यायवाची बन गई है, बेरोजगारी का सबब बन गई है। मोदी जी ने न केवल देश में रोजगार और रोटी खत्म की, परंतु देश के युवाओं की उम्मीद और भविष्य की अभिलाषा, उन दोनों का भी हनन किया है। मोदी जी सत्ता में आए थे, सबसे बड़ा नारा था 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दूंगा, परंतु 45 साल में बेरोजगारी सबसे बड़े पायदान पर आज है। आज देश में युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट रोटी, रोजगार और नौकरी का है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की दर 7.2% है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशान साधते हुए जीएसटी को गब्बर टैक्स बताते हुए कहा कि गब्बर टैक्स ने रोजगार को खत्म कर दिया है, परंतु मोदी सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है और इसीलिए मोदी जी नौकरियों को खत्म करने वाले, एज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ जॉब सबसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नोटबंदी नंबर 1, नोटबंदी के घोटाले ने अकेले 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म कर दी। छोटे छोटे लघु और मध्यम उद्योग जो हैं, उनसे 3 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 2% छीन लिया। जो बचा था वो एक इल कंसीव्ड गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी ने न केवल रोजगार और धंधे खत्म किए, परंतु उनके साथ साथ संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार भी खत्म कर दिए। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस ने रोजगार को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। राहुल गांधी जी के लिए इस देश में रोजगार पैदा करना, कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश में रोजगार पैदा करना हमारा, अगर मैं ये कहूं, सबसे बड़ा लक्ष्य है तो सही होगा। देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं और युवतियों को रोजगार के अंदर लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस की सरकारों ने, प्रांतीय सरकारों ने इसे कई बार दुरुस्त करने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में 33% जॉब रिजर्वेशन पहले से लागू है। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो शिक्षा के सभी पदों पर महिलाओं के लिए 33% जॉब रिजर्वेशन हमने लागू कर दी थी। हमारी बाकी सरकारें भी, प्रांतीय सरकारें इस तरफ रचनात्मक कदम उठा रही हैं, परंतु ये नाकाफी। सुरजेवाला ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सालों में मोदी सरकार पर जमकर निशान साधा और कहा कि सेना की आड़ में बीजेपी वोट बटोरने का षड्यंत्र रच रही है। आप कितना भी चाहे सेना की कुर्बानी की आड़ में छिपकर वोट बटोरने का षड्यंत्र कर लें, पर एक भूखे नौजवान से पूछिए, एक ऐसे मां बाप से पूछिए जिसने जीवन की कमाई लगाकर मोदी जी के समय में महंगी शिक्षा से अपने बच्चे को पढ़ाकर इस योग्य बना दिया कि वो एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, एमबीए, वकील है, परंतु जब रोटी के लिए, रोजगार के लिए अप्लाई करता है तो चपरासी और माली के पद के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है। जो उस पद के लिए योग्य बच्चे हैं 10वीं और 12वीं पास, उनको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पीएचडी अब माली लगना चाहते हैं और माली लगने के लिए पीएचडी योग्य नहीं, उसको अपनी शिक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बचाव करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर कर बीजेपी पर तंज कसते हुए सवाल किए हैं। पुलवामा आतंकी हमले में जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी मसूद अजहर को राहुल गांधी ने जी लगाकर संबोधित किया था, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया था और हर तरफ राहुल गांधी की आलोचना हुई थी और हो भी रही है। J24 न्यूज के लिए
ब्यूरो रिपोर्ट। सुरजेवाला के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बाकायदा पीएम मोदी पर निशाना साधा है। चेन्नई के अंदर उन्होंने छात्र और छात्राओं के बीच में कई सवाल खड़े किए। नीरव मोदी को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की और कई मामलों को लेकर खासतौर से स्टूडेंट्स को एक तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए अगर आपको मिलेंगे तो नीरव से ज्यादा तो नौकरी आप लोग भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दल जनता को रिझाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई का दौरा किया, जहां स्टेला मेरिस महिला कॉलेज में युवतियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने छात्राओं से संवाद करते हुए राफेल समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार देश की संस्थाओं पर हमले कर रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन में 24 घंटे में 50,000 नौकरियों का सृजन होता है, लेकिन भारत में सिर्फ 450 नौकरियों का। उन्होंने कहा कि आने वाले 20 सालों में हमारी चुनौती चीन के साथ है। The Prime Minister of the country himself has his name in government documents which are saying that he is directly responsible for negotiating parallelly with the Dassault company on Rafale. The CBI director at 1:30 at night is sacked. The Supreme Court says, bring the man back. The man is brought back. The Prime Minister sacks him again. The President of France says, the Prime Minister of India has told me personally himself in a meeting that Mr. Anil Ambani should get the Rafale contract. Nothing's happening. The Prime Minister doesn't comment about it. Everybody knows that the Prime Minister has stolen 30,000 crores and given them to Mr. Ambani. The whole country knows it. But why is there no investigation? Investigate everybody. Investigate Mr. Vadra. I'm the first person to say it. राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय दो विचारधाराओं के मध्य वैचारिक लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा कहती है कि देश के सभी लोगों को साथ रहना चाहिए, वहीं दूसरी विचारधारा वर्तमान सरकार की है, जहां उनका मानना है कि एक विचार हमारे देश पर थोपा जाना चाहिए। हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में उनका एक विशेष दृष्टिकोण है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में महिलाओं को लेकर नजरिए को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो ये सोचता है कि महिलाओं को राजनीति में बेहतर जगह मिलनी चाहिए। छात्राओं के जीएसटी पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला व्यापारियों के लिए बेहद नुकसानदायक था। उन्होंने कहा कि हमारी सोच ये है कि जीएसटी की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने देश के व्यापार को बर्बाद करके रख दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में 17 भ्रष्ट व्यापारियों को पैसा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये पैसा छोटे व्यापारियों को दिया जाए, वो देश में रोजगार पैदा करें, क्योंकि बड़े व्यापारी देश में रोजगार पैदा नहीं करते हैं। सवाल पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई तो दक्षिण भारत के लिए आप क्या करेंगे, राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार सिर्फ उत्तर भारत का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दक्षिण भारत से भी सरकार का नुमाइंदा होना चाहिए। यूपीए सरकार में 10 सालों तक तमिलनाडु से पी चिदम्बरम ने एक मंत्री के रूप में काम संभाला और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की नीति जम्मू कश्मीर को आग में झोंकने की है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद मोदी सरकार जागी है और कार्रवाई की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि आखिर उन जवानों को बचाने के लिए पहले से ही कदम क्यों नहीं उठाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर इस वक्त जल रहा है, नागरिकों की मौत हो रही है। वाजपेयी सरकार के बाद जब यूपीए की सरकार आई तब आतंकवादियों पर लगाम लगाई गई, जवानों की मौत में कमी आई थी। यूपीए सरकार की नीतियों का असर था कि उस दौरान कश्मीर में शांति थी, लेकिन मोदी सरकार आते ही कश्मीर में अशांति फैल गई। We had engaged with the people of Jammu and Kashmir and we had brought them on our side. Now the moment Mr. Narendra Modi came to power, he made a huge mistake. The mistake he made was he made an alliance with the PDP.
And those are two parties which are diametrically opposed to each other. They did it just to come to power. Today, Narendra Modi ji's policies are actually setting fire to Kashmir. And it is Narendra Modi's policies that are allowing Pakistan to carry out terrorist acts in India. The people of Kashmir have to be engaged with India, have to be brought on our side. They are our asset. Right? Mr. Narendra Modi's policies pushes the people of Kashmir away. So you can't just fight terrorism. राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से कॉलेज में आकर छात्राओं के किसी भी सवाल का जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोगों को इस तरह से सवाल पूछने का मौका मिला है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत कम खर्च कर रहा है और इस रकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। JK 24/7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और बाकायदा कांग्रेस की और राहुल गांधी की शिकायत की, क्योंकि कई ऐसे इल्जाम राहुल गांधी पर लगाए और उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। क्या कुछ डेलीगेशन ने कहा है वहां पर, जरा ये देखिए। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। ये देखिए मैंने चौकीदार शब्द बोला। ये देखिए चौकीदार। तो आप कुछ और बोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ चौकीदार जवाब मिलता है। राफेल हवाई जहाज, नरेंद्र मोदी वायुसेना की प्रशंसा करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी देश को यह नहीं बताते हैं कि उन्हीं पायलट्स और उसी वायुसेना के जेब में से नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के जेब में डाला है। आज हमने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, शिकायत की है। चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड एलिगेशंस आप नहीं लगाएंगे, झूठे आरोप आप नहीं लगाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद झूठे शर्मिंदगी भरी आरोप लगाया है प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हमने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये बात की बात है, लेकिन कांग्रेस भी अब शिकायत लेकर पहुंच गई है, क्योंकि उसका कहना है कि जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो फोटो लगे हुए हैं वो भी हटने चाहिए। यानी कांग्रेस भी अब वहीं पहुंच गई जहां बीजेपी थी, चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर। क्या कुछ शिकायत है उनकी, वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने आज दिल्ली के चुनाव आयोग से मुलाकात की है। क्या कुछ रहा इस बैठक में, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद जी हैं। मतीन जी, किस मुद्दे को लेकर आज आपने मुलाकात की थी? 11 तारीख को आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद भी दिल्ली में चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उनके जो विज्ञापन है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो भी पेट्रोल पंप, बसों पे, ढलाउओं पे और मोहल्ला क्लिनिक पे बराबर लगे हुए हैं। हम उसकी शिकायत लेकर आए हैं। जब वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो वो सब कुछ हटना चाहिए था, अभी नहीं हटा है। क्या आश्वासन क्या मिला है आपको जब आपने शिकायत सौंपी है? क्या आपने सबूत भी दिए हैं उन्हें कोई? नहीं, सबूत तो अभी नहीं दिए, सब और उनको मालूम है। हमने उनको कहा जो पेट्रोल पंप आप चेक करवाइएगा उनको, तो उन्होंने कहा हम चेक करवाएंगे और उनको तुरंत हटवाया जाएगा। अगर नहीं हटवाया तो फिर दोबारा कंप्लेंट करेंगे और उनके खिलाफ FIR करवाएंगे।
मतीन जी, अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदू वोट तो कांग्रेस को मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन मुसलमानों के वोट भी अब कांग्रेस को नहीं मिलेंगे इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि दिल्ली का मुसलमान अब आम आदमी पार्टी के साथ है। आप कई बार के विधायक हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, किस तरह से इस बात को देखते हैं? नहीं, केजरीवाल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। हमें पहले भी सबके वोट मिले थे, हिंदू भाइयों के मिले थे, मुसलमानों को भी मिले थे और अब भी मिलेंगे। ऐसा उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया जो सारे वोट उनको मिलेंगे? तो दिल्ली में कांग्रेस मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी का, देश में कांग्रेस पार्टी मुकाबला करेगी। ये तो सिर्फ सौदेबाजी के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये अगर इनके एक दो आदमी जीत गया तो केंद्र में जो सरकार बनेगी उससे सौदा करेंगे, इसके अलावा इनको और कुछ नहीं करना है। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि उनका इंटरनल सर्वे है जिसमें 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बिना कांग्रेस के समर्थन के ही जीत रहे हैं। हमारा इंटरनल सर्वे जो है वो ये है कि 543 सीटें हम भारत में जीत रहे हैं। इंटरनल सर्वे का कोई मतलब थोड़ा ही होता है, आप कुछ भी कह दीजिएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। तो आपको उम्मीद है कि दिल्ली में इस बार जनता आपका साथ देगी? 100% क्यों नहीं देगी? दिल्ली में रोजगार खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया, अमन चैन खत्म हो गया, भाईचारा खत्म हो गया, तो क्यों नहीं देंगे? मतीन अहमद जी, जिनका साफ मानना है कि दिल्ली के अंदर अगर लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें निश्चित तौर पर जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ प्रणय शर्मा, जगन 47 न्यूज। अपनी अपनी तैयारियां, अपने अपने दावे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएंगे तब ये दावे कितने सच होंगे, ये बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पश्चिम की। 42 सीटें हैं वहां पर। टीएमसी ने वहां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लिस्ट जारी कर दी है। अगर इस लिस्ट पे आप गौर करेंगे तो लगभग 41% महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। 3 अभिनेत्रियों को भी उतारा गया। मुनमुन सेन भी चुनाव लड़ेंगी, यानी ममता बनर्जी ने महिला शक्ति का एक तरह से कहीं ना कहीं उपयोग करने की कोशिश की। और जो बात की जाती है 33% आरक्षण की, वो कम से कम ममता बनर्जी ने अपनी सूची में तो उससे ज्यादा दिखा दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने 41% महिलाओं को टिकट दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि सभी राजनीतिक दल बात करते हैं, लेकिन टीएमसी ने महिलाओं को 41% भागीदारी देकर देश की आधी आबादी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं उनमें अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे मोदी की काट के लिए भी ममता का मंत्र बता रहे हैं। महिलाओं पर ममता का भरोसा। पूर्व अभिनेत्री और बांकुरा से सांसद मुनमुन सेन इस बार आसनसोल से चुनाव लड़ेंगी। आसनसोल से बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो मौजूदा सांसद है। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बैरकपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। रायगंज से कन्हैया लाल अग्रवाल टीएमसी के उम्मीदवार होंगे। मालदा उत्तर से कांग्रेस की पूर्व सांसद मौसम नूर चुनाव लड़ेंगी, जबकि महुआ मित्रा कृष्णा नगर और ममता बाला ठाकुर बनगांव से चुनाव मैदान में होंगे। इसके अलावा अलीपुर द्वार से दशरथ तिर्की, पालूर घाट से अर्पिता घोषाल, राणा घाट से रूपाली विश्वास चुनाव मैदान में होंगी, जबकि बांग्ला फिल्मों की स्टार नुसरत और मिमी चक्रवर्ती भी टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह तृणमूल विधायक सत्यजीत बिस्वास की पत्नी रूपाली बिस्वास राणा घाट से मैदान में होंगी। जयनगर से प्रतिमा मंडल, आरामबाग से अपूर्वा पोद्दार, माला राय, बीरभा सोरेन आदि महिलाएं लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी सीटों से आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस अवसर पर ममता ने सभी राजनीतिक दलों को ललकारते हुए कहा कि टीएमसी के पास 41% महिला उम्मीदवार हैं। राजनीतिक दल बात तो करते हैं बराबरी की, लेकिन महिला उम्मीदवारों को लेकर उनकी संकीर्ण सोच हमेशा आड़े आती है। उन्होंने कहा, हमें इसकी घोषणा की जरूरत नहीं है, ये टीएमसी के लिए गर्व की बात है। ममता की पार्टी पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और असम से भी अपने उम्मीदवार उतारेगी।
ममता बनर्जी ने कहा जो वर्तमान सांसद इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे उन्हें पार्टी के कार्य में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जाधवपुर से सांसद सुगाता बोस चुनाव नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और साथ ही विश्वविद्यालय से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा संध्या रॉय स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। बनर्जी ने बताया कि वरिष्ठ नेता सुब्रता बख्शी और उमा सोरेन पार्टी के लिए कार्य करेंगे। इससे पहले भी तृणमूल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 35% महिलाओं को टिकट दिया था। JK 24/7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खरीद को इजाजत दें, लेकिन अगला प्रोग्राम आप जरूर देखिएगा। अशफाक गौहर के साथ बात देश की होगी उसमें।